a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए हमने 9th क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक लाइन रिप्रेजेंट करती है, तो 2 लीनियर इक्वेशन 2 लाइन रिप्रेजेंट करेंगी। अब 2 लाइनें क्या हो सकती हैं? 2 लाइनें पैरेलल हो सकती हैं, ओवरलैपिंग हो सकती हैं और इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। बट क्या इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा? नहीं, बिना ग्राफ बनाए भी हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट। तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है a1, y का कोफिशिएंट है b1 और c1 है कांस्टेंट। यहाँ पे सेकंड में x का कोफिशिएंट है a2, यहाँ y का है b2 और c2 है कांस्टेंट। तो इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। आप कोफिशिएंट्स को डिवाइड करते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों इक्वल हैं तो ये वाला केस है कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके? इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब पैरेलल हो रही है तो क्या लाइन टकरा रही है आपस में? तो इस केस में नो सॉल्यूशन। और जब इंटरसेक्ट करती हैं तो 2 लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस यूनिक या फिर सिंगल सॉल्यूशन भी कहते हैं। कभी कभी एक चीज और पूछ लेता है इसमें, देखो कंसिस्टेंस, दोनों इक्वल दोनों नॉट इक्वल, दोनों चीजें क्या हैं? कंसिस्टेंट। एक इक्वल एक नॉट इक्वल, तो ये क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये चीजें वाइसा वर्सा भी आती हैं कि आपको दिया होगा लाइन पैरेलल हैं तो आप ये कंडीशन यूज करोगे, लाइन आर कोइंसिडेंट या फिर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है तो ये कंडीशन यूज करोगे। उसमें के निकालने वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है, आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन, इफ दीज लाइंस आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ के। या तो आप सी को इधर ले आओ या ऐसे ही लिखा रहने दो। तो क्या है भाई? ठीक है, इफ दी लाइंस आर पैरेलल तो कौन सी वाली कंडीशन है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा k की वैल्यू 15 अपॉन 4 इक्वल। ठीक है, अगला, इफ x इक्वल टू a y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ a एंड b इज। देखो आपको याद हो मैंने एक वीडियो में इसके सॉल्यूशन बताए थे। क्या था वो तरीका? आसान तरीका कि x की वैल्यू निकालनी हो, इन दोनों को प्लस करके हाफ कर दो, या आप एक काम करो सिंपली इसमें एलिमिनेशन यूज करो, ऐड कर दो कि उड़ जाएगा। x की वैल्यू 3 और किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, y की वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक है, आपको इसका एक आसान मेथड बताया था, x माइनस वाई और x प्लस वाई वाला होता है। x की वैल्यू आती है दिस प्लस दिस बाई 2 और y की वैल्यू आती है 4 बड़े में से छोटा घटा के डिवाइड बाई 2। तो यहाँ 3 आ रही है, यहाँ 1 आ रही है। क्लियर? ये तो आसान है। देखिए अगला कह रहा है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कंसिस्टेंट देन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2 इक्वेशंस आर, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होंगी या ऑलवेज कोइंसिडेंट होंगी या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। कंसिस्टेंट कौन से केसेस में होता है? या तो इंटरसेक्टिंग हो या फिर कोइंसिडेंट हो। कह रहा है वन ऑफ द कॉमन सोल्यूशन ऑफ दिस एंड वाई एक्सिस। तो बेटा एक चीज ध्यान रखो, एक्स एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। तो जब भी कह रहा है y एक्सिस तो x को क्या रख दीजिए? 0 रख दीजिए, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी बी वाई इज इक्वल टू सी। y की वैल्यू क्या आ रही है? c अपॉन बी। क्या किसी ऑप्शन में ये है? ऑप्शन नंबर ए, इज दैट ओके?
देखिए अगला कह रहा है दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन देन द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है भाई, जब कुछ भी इक्वल ना हो तो a अपॉन एल इज नॉट इक्वल टू b अपॉन n इज नॉट इक्वल टू c अपॉन n। ऐसे क्वेश्चंस में हमें अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है कि ऑप्शन में दिया क्या हुआ है। तो देखो am इज नॉट इक्वल टू bl, पहले यहां इन दोनों से आ रहा है, क्या ये ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको अवेलेबिलिटी देखनी होती है। अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन पहले भी आते थे, कह रहा है एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस बी, देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू। देखिए एंगल सी किसके बराबर है, तो आप एक काम करो इन दोनों को कंपेयर करा दो, ठीक है। एंगल सी किसके बराबर है, 3 गुना बी का, या फिर एंगल सी किसके बराबर है, 2 गुना एंगल ए प्लस 2 गुना एंगल बी। पर ये ऑलरेडी किसके बराबर है, ठीक है। 2b को इधर ले आओ, 3 में से 2b माइनस होगा तो कितना b बचेगा, क्या बचा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू बी। एंगल ए जो है वो क्या है, बी का आधा है, ठीक है। बी तो बी के बराबर होगा ही, और सी जो है वो एंगल बी का ट्वाइस है। सब कुछ ए बी सी के टर्म्स में, सॉरी सब कुछ बी के टर्म्स में आ गया। आपको पता है ना ए बी सी का सम क्या होता है, सब कुछ एक वेरिएबल में आ गया है। व्हाट इज दिस, b बाई 2, b विल रिमेन b, दिस इज 3b इज इक्वल टू 180। तो कितना हो जाएगा, b बाई 2 प्लस 4b, एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, b प्लस 8b बाई 2 इज इक्वल टू 180। 9 टाइम्स एंगल b बाई 2 is equal to 180. So what about b? b will come out to be 180 into 2 by 9, that is angle b is 40 डिग्री। एंगल b is 40 डिग्री। अगर एंगल b की वैल्यू 40 डिग्री आ रही है तो बेटा a क्या हो जाएगा, दिस विल बी एंड दिस विल बी 20 40 120, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला कह रहा है x की वैल्यू ये है और ये इसके सॉल्यूशन है। तो यार ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है, एकदम आसान सा इजी वाला, ठीक है। x की जगह रख दो 3m माइनस 1, m की वैल्यू बना रहे। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विल द सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है बेटा, जब पैरेलल वाली कंडीशन हो, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन, मतलब ये अगर इक्वल हो जाए, अगर ये इक्वल हो जाए, क्योंकि इससे तो अपना लेने देना है ही नहीं, लेकिन अगर ये इक्वल हो जाए मतलब p की वैल्यू क्या आ जाए, 2, तो इन दैट केस व्हाट वी विल हैव नो सॉल्यूशन, अगर p की वैल्यू क्या आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है। अगला कह रहा है इफ वी ड्रॉ द लाइन व्हाट काइंड ऑफ लाइंस डू वी गेट। ड्रॉ ही कर लेते हैं ना बेटा, इंटरसेक्टिंग आएगी। देखो x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी की लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग। x इक्वल टू 2 मान लो यहाँ पर है, x इक्वल टू 2 तो ये लाइन बनेगी, y इक्वल टू 3 क्या लाइन बनेगी, ऐसी रफ सा ग्राफ बनाया हमने, कैसी लाइन मिल रही है हमें, क्या मिल रहा है, और इसका सोल्यूशन क्या होगा 2,3। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी समझ लो, अगर आपको ऐसा दिया है एक्स एक्स दिया है तो इस केस में क्या होता है, नो सोल्यूशन, क्योंकि ये लाइंस हमेशा पैरेलल होती हैं, ठीक है। अगर आपको y इक्वल टू समथिंग और y इक्वल टू समथिंग ही दिया है तो उस केस में भी नो सोल्यूशन होगा। लेकिन अलग अलग दे रखा है x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी, तो उस केस में क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कर रखा है हमने ऑलरेडी। कह रहा था सम ऑफ, ये कौन सा क्वेश्चन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला। तो बेटा इसमें लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y। तो बेटा फ्रैक्शन क्या बन जाता है, x अपॉन y।
न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, फ्रैक्शन बिकम्स x अपॉन y। कह रहा है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। देखो क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ता है और वर्ड को पकड़ना पड़ता है। क्या है भाई? द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो कर दो भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कर दो। कह रहा है इसका जो सम है वो 3 कम है। किससे? डिनोमिनेटर के ट्वाइस से। डिनोमिनेटर का ट्वाइस -3। एक इक्वेशन बन गई। सॉल्व कर लो, इधर ले आओ। -3 वही रहने दो। क्या बन गया? x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ डिक्रीज्ड बाय 1 देन द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। ठीक है। कह रहा अगर दोनों को क्या करेंगे भाई? इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1 तो न्यूमरेटर बिकम्स हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर का आधा हो जाएगा। ठीक है। तो हाफ से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को? ठीक है। तो बेसिकली वो कह रहा है अगर x माइनस 1 इज 1/2 ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू हाफ द डिनोमिनेटर, क्योंकि दोनों को क्या करना है? 1 माइनस करना है। ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी बेटा, 2 यहाँ ले आओ, 2x माइनस 2 इधर ले आओ। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व एंड गेट द आंसर। क्लियर हो जाएगा। सोल्यूशन तो आप कर ही सकते हैं, आपको आता है मेथड। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p दिस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या है भाई? यूनिक सॉल्यूशन पहले देखो क्या सही सही से ऑर्डर में लिखा है। हाँ ठीक है, अगर c दोनों का उस तरफ है तो चल जाएगा, दोनों का c इक्वल टू के बाद तो चल जाएगा। ठीक है। व्हाट वैल्यू ऑफ p, तो हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बेटा? नॉट इक्वल ही होता है। यहाँ पे क्या होगा? माइनस का y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है और y का कोफिशिएंट वहाँ क्या है? -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो कितना हो गया? पहले इसको जनरली सॉल्व कर दो, इक्वल टू करके फिर कर लेना। 6 अगर ऐसा है तो p की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 4। p की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 4। ठीक है। अगला कह रहा है सॉल्व फॉर दिस फाइंड द वैल्यू। अभी तो आसान है, कर लोगे, सोल्यूशन तो हो जाएगा। अगला कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन राइट अनदर लीनियर इक्वेशन वेरिएबल। अच्छा ये अच्छी चीज़ है। देखो आपको कह रहा है एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है भाई। ठीक है। आपको इसी के साथ की दूसरी इक्वेशन लिखनी है, मैंने ऑलरेडी कराया आपको। ठीक है, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। आपको क्या चाहिए? ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें पैरेलल लाइंस हो। पैरेलल लाइन में क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या करो? पहले वाले को दोनों को सेम ही रख दो और दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चल जाएगा ना। ये डिवाइड करके 1 1 आएगा। दूसरा कह रहा है आपको वो केस बनाना है जहाँ पे कौन सी हो? कोइंसिडेंट लाइन। तो या तो आप ये काम करो, लेकिन सेम इक्वेशन मत लिखो। आप एक काम करो, पूरी इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। चल जाएगा, क्योंकि तीनों इक्वल होते हैं ना। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्लियर। तीसरा वाला कह रहा है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है? कुछ भी इक्वल नहीं होता। तो मैंने आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताया था, पहले वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले को 2 से, तीसरे वाले को 3 से। ठीक है। x वाले को 1 से, y वाले को 2 से, z वाले को c वाले को 3 से। इज दैट ओके? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर। क्या डिफरेंस ऑफ अ टू नंबर इज, कैन यू डू इट? आप कर लेंगे। ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल हैव इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कौन से केस में होता है? पैरेलल के केस में। तो हो जाएगा ये
देखिए कैसे होगा ये, k/12, पहले दो इक्वल होते हैं ना, इज इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, के स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है 36 के, ऐसा कब पॉसिबल है, के की वैल्यू क्या होती है +-6। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है भाई, पहले तो है ना ये सॉर्टेड नहीं है एक्स और वाई के टर्म्स में, तो पहले इसे सॉर्ट कर लो। कैसे करोगे, फर्स्ट इक्वेशन तो यही रहेगी, आप मल्टीप्लाई करो, देखो ax ay माइनस bx प्लस by नाउ। अब आपके पास ना एक वेरिएबल नहीं है, दो वेरिएबल है, तो बहुत स्मार्टली आपको दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। ठीक है, पर आपके पास कंडीशन क्या होती है, a1/a2 मतलब 2/a माइनस b इज इक्विवेलेंट टू 3/a प्लस b। ठीक है, इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब यहां से आपको एक नहीं दो इक्वेशन बनानी है, तो पहले आप इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, फिर आप इन दोनों को कंपेयर कर लेना, तो आपके पास दो वेरिएबल दो इक्वेशन आ जाएंगी। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे आप, इधर ले जाइए, इन दोनों को कंपेयर कराइए, क्या हो गया 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b, 2a को वहाँ भेज दो बेटा, 3b को यहाँ ले आओ, और एक बहुत ही अच्छा काम हो जाता है इसमें कि सीधा सीधा a की वैल्यू आ गई 5b। ठीक है, a को क्या रख सकते हैं हम 5b। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कराओ, फर्स्ट क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बेटे, 3a प्लस b माइनस 2 7a माइनस b, हो जाएगा बेटा 6a प्लस 2b माइनस 4 7a प्लस 7b। ठीक है, अब आप a को उधर ले जाइए, b को उधर ले जाइए, तो कितना बचा -4 इज इक्विवेलेंट टू 7a माइनस 6a प्लस 7b माइनस 2b, दिस विल बी a प्लस 5b इज इक्वल टू -4। आपको कह रहा है a की वैल्यू किसके बराबर है, a इज इक्विवेलेंट टू 5b। ठीक है, तो एक सेकेंड, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये दिस विल बी -7b। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं, -6 से को ठीक कर लेते हैं एक बार, 6a माइनस 4 7a माइनस 7 और -6a माइनस 2b, दिस विल बी a माइनस 9b, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a यू हैव 5b, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो कितना बच रहा है माइनस का 4b, कंपेयर करके b की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी a 5 और b 1। क्लियर, ठीक है। अगला कह रहा है फाइंड द, ये कर लोगे, ठीक है। पिंकी स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। देखो करेक्ट के लिए उसको कितने मिलते हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क्स, तो इनकरेक्ट के लिए उसको कितने मार्क्स मिलते हैं -1। इसको ध्यान रखना, जो मार्क्स डिडक्ट होते हैं वो नेगेटिव में डिडक्ट होते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, मान लीजिए एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और उसमें गलत करने पे -1 जाता है, तो आपके 5 नंबर कम होते हैं गलत करने पे। बात आई समझ में, 4 तो गए ही गए, एक और गया, 5 गए। ठीक है, तो पिंकी ने कितने करे 40 मार्क्स स्कोर करे, 3 मार्क्स करेक्ट के लिए मिल रहे थे, एक लूजिंग के लिए मिल रहे थे। तो अगर कह रहा है उसको, अगर मतलब ये तो केस 1 है, ये ए केस है, ये बी केस ले लेते हो,
अगर उसे करेक्ट के लिए कितने मिलते? 4 नंबर, और इनकरेक्ट के लिए डिडक्ट होते 2 मार्क्स, मतलब -2। तो पिंकी वुड हैव स्कोर्ड, अगेन वुड हैव स्कोर्ड 40 मार्क्स। तो मान लीजिए पिंकी ने जो करेक्ट क्वेश्चन करे वो कितने थे और इनकरेक्ट कितने थे। पहली क्वेश्चन बनाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सारे करेक्ट के लिए 3 नंबर मिल रहे थे, तो एक्स करेक्ट तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू हाउ मच? 40। ठीक है, और अगर चार मिल रहे हैं पॉजिटिव के लिए, तो 4x माइनस 2y इज ऑल्सो इक्वल टू 40। तो आप ये किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अगला कह रहा है सुनीता के पास कुछ 500 और 100 के नोट हैं, कुल मिला के 15,500 हैं। तो मान लेते हैं कि 500 के 50 और 100, सॉरी 50 रुपीज़ नोट भी मान लीजिए x हैं, और 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं उसके पास? y हैं। कुल मिला के पैसा कितना है? देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो चीज़ें हैं भाई, टोटल पैसा कितना है? देखो 50 रुपए के x नोट तो 50x, 100 रुपए के 100 नोट तो 100y। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू कितने? 15,500। और टोटल नोट कितने हैं? तो x प्लस वाई को टोटल जोड़ दोगे तो कितने नोट बन रहे हैं? 200। ठीक है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड, तो ये सॉल्व कर लोगे, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, दिस इज व्हाट वी नीड। अगला कह रहा है, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला है। देखिए दो प्लेसेस हैं, दो प्लेसेस हैं जो एक दूसरे से 150 किलोमीटर अपार्ट हैं। ठीक है, दो कार डिफरेंट स्पीड से स्टार्ट करती है। मान लीजिए कार ए है जिसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, दूसरी कार बी है जिसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ठीक है, क्या कह रहा है ये? दो केसेस बन रहे हैं। देखो कह रहा है अगर इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, मान लीजिए कार ए भी सेम, कार ए जा रही है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, इफ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर इफ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो ये मान लीजिए कार ए ने डिस्टेंस मूव करा और कार बी यहां से मूव करेगी। तो कह रहा है ये दोनों कितनी देर बाद मिलते हैं? दे मीट आफ्टर 15 आवर। मतलब ए को बी वहां से जाने में, मतलब ए वाली गाड़ी को यहां से वहां पहुंचने में 15 घंटे लगे। उसकी स्पीड कितनी थी? एक्स। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? व्हाट इज डिस्टेंस? स्पीड इनटू, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15x। और इस भाई को में 15 घंटे लगा यहाँ पहुंचने में। ठीक है, तो ये कितना ट्रैवल करेगा? 15y। ए और बी में से किसने ज्यादा ट्रैवल करा है? ए ने या बी ने? ए ने कितना ज्यादा ट्रैवल करा है? 150। 150 ज्यादा ट्रैवल करा है ना उससे। ठीक है, तो अगर ए के डिस्टेंस में से बी का डिस्टेंस माइनस कर दें तो कितना आएगा? तो डिवाइडेड बाई 15 कर दो, आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये बात आई समझ में? दूसरा कह रहा है अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे की तरफ चलते हैं, तो वो 1 घंटे मिल जाएंगे। भाई मान लो अब वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा मैं यहाँ तक आऊँगा, और ये कह रहा मैं यहाँ तक आऊँगा। यहाँ मिलेंगे हम। रुको इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों 1 घंटे बाद मिल रहे हैं। अब भाई 1 घंटे में इसने कितना ट्रैवल करा होगा? x किलोमीटर। इसने कितना ट्रैवल करा होगा? 22 किलोमीटर। तो कुल मिलके दोनों ने कितना ट्रैवल करा? अबे 150 तो ट्रैवल करा। ठीक है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना आंसर? 80-70 आएगा इसका आंसर। किसी से भी कर दो, वही x माइनस वाई एक्स प्लस वाई वाला है, जोड़ के आधा कर दो, एक का आएगा 80 और वाई का आएगा 70। क्लियर? अगला कह रहा है दो आदमियों की इनकम का रेशियो है 3:4।
तो पहले इनकम का निकाल लो हिसाब। इनकम ऑफ ए बाय इनकम ऑफ बी। तो यहां से मान लो कि रेशो दे रखा है ना, तो मान लो इनकम ए की है 3x और बी की है 4x। भाई क्यों भाई? फिर कह रहा है उनके एक्सपेंडिचर, खर्चे का रेशियो। वो क्या है? 5:7। तो मान लो ए का है 5 और बी का है, तो भाई सेविंग कैसे निकलती है? कमाई माइनस खर्चा। ठीक है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ए का भाई इनकम कितनी थी और खर्चा कितना था? कह रहा है उन दोनों की सेविंग कितनी है? 15,000। ये बन गई एक इक्वेशन। और बी की इनकम कितनी थी, खर्चा कितना था, और कितना बच रहा है? बन गया 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ में कि इनकम का रेशियो ले लिया, एक्सपेंडिचर का ले लिया, एक्स और वाई के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। क्लियर? कह रहा विजय हैड सम बनानास एंड डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स ए एंड बी। ठीक है, विजय विजय कुछ बनानास थे उसके पास, उसने 2 लॉट्स में डिवाइड कर दिया ए एंड बी। ठीक है, ठीक है भाई। ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट 2 for 3 बनानास। मतलब उसने 2 रुपए लिए 3 बनानास के लिए। एंड सेकेंड लॉट में क्या करा, एक बनाना का 1 रुपए लिया and got a total of 400. If he had sold the first lot at the rate of 1 per banana and the second lot at the rate of 4 for 5, his total collection would have been 460. Find the total number of bananas he had. क्या करेंगे भाई, कैसे निकालेंगे? मान लीजिए टोटल बनानाज हैं x एंड y, सॉरी x प्लस y, 2 लॉट्स में है ना। अब लॉट ए में वो क्या कर रहा है और लॉट बी में वो क्या कर रहा है, तो दोनों की क्या करो, यूनिटरी कॉस्ट निकाल लो। पहले में 2 रुपए ले रहा है 3 बनाने के लिए, तो एक बनाना की कॉस्ट क्या हो जाएगी? देखो 3 बनाना की कॉस्ट क्या है, 2 रुपए। तो एक बनाना की कॉस्ट क्या होगी? 2/3। वहां पर क्या ले रहा है भाई, 1 रुपए ही ले रहा है। इसमें मान लो x बनानास थे, इसमें y थे, तो 2/3 का एक बनाना है। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2/3x प्लस वाई। क्या कर रहा भाई, उसने पहले वाले को कितने बेचा? 400 में। इक्वेशन बन गई 2/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 400। दूसरी बार क्या कर रहा है, कह रहा है फर्स्ट को अगर 1 रुपए बनाना और दूसरे को 5 रुपए, तो पहले क्या है, लॉट ए, ये x है, ये y बनाना है यहाँ पर। ये कह रहा है 1 रुपए में, ये कह रहा है 5 बनाना के 4 रुपए ले रहा है, 5 बनाना के, तो एक के कितने लेगा? यूनिटरी कॉस्ट निकाल ली, तो क्या हो जाएगा, x प्लस इज इक्वल टू 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल समझ, इक्वेशन कैसे बनानी है ये समझ में आना चाहिए, बाकी आप कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर।